हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपके लिए डेली यूपी टेट के लिए हिंदी की क्लास लेकर आते हैं। हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आते हैं। डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सभी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी ये क्लास यूपी टेट की हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? यानी कि अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? ऑप्शन आपके ए 6, बी 8, सी 9 या डी 7। तो देखिए साथियों, जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो आपके 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले और व। ये आपके 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म वर्ण होते हैं, ये भी आपके 4 ही होते हैं। ये आपके होते हैं तीनों, एक तो स हो जाएंगे, स और एक आपका होता है। ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और ये आपके 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो कुल मिलाकर आपके अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण दोनों को मिलाकर के आपके कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण 8 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? यानी कि तालव्य ध्वनि छांटनी आपको इनमें से। ऑप्शन ए च छ, बी ज झ या सी ट ढ या डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स देखिए, जो तालव्य ध्वनि होती हैं वो होती हैं च वर्ग का। जो च वर्ग होता है ये आपका तालव्य ध्वनि वाला वर्ग होता है। अब च वर्ग में जो भी ध्वनि आती है वो आप देख लीजिए कौन कौन सी आती हैं, वही होंगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए च में ये च और छ भी आता है और ज और झ भी आता है। च छ ज झ ण, ये आपके 5 वर्ण होते हैं च वर्ग में। तो ये भी ऑप्शन में है, ये भी है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों की दोनों में जो ध्वनियां हैं वो तालव्य ध्वनियां हैं, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी जो है आपका ट और ढ, ये आपका मूर्धन्य वर्ण से होता है, मूर्धन्य वाला होता है। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अयादि संधि है, यानी कि अयादि संधि इन ऑप्शंस में से किसमें है? ऑप्शन ए उत प्लस योग, बी तथा प्लस एव, सी अप प्लस जय या डी नौ प्लस इक। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो 9 धन इक है आपका, ये आपका अयादि संधि का उदाहरण है। 9 धन इक मिलकर आपका वर्ड बनेगा नाविक। 9 प्लस 1 आपका नाविक वर्ड बनेगा। ये आपका ऑप्शन डी सही होता है, यहाँ पर आपकी अयादि संधि है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो संहार शब्द है ये, इसका संधि विच्छेद बताना आपको। ऑप्शन आपके ए सन प्लस हार, बी सन प्लस हार, सी सम प्लस हार या डी सम प्लस हार। देखिए फ्रेंड्स, जरा जरा सी वो रहती है इसमें देखिए सम ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें सम हलंत लग के लिखा हुआ है। तो इनको आपको छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ध्यान देना, पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है ऑप्शन टिक करने में। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सम प्लस हार। ये हलंत वाला आएगा इसमें, सम प्लस हार, ये आपका बनेगा संहार। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मतदाता में कौन सा समास है? जो मद माता है ये, इसमें आपका समास बताना है, कौन सा समास होगा। ऑप्शन आपके ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या डी तत्पुरुष समास। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। जो मदमाता शब्द है इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा समास नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मकारक समास, सी द्वंद्व समास या डी बहुव्रीहि समास। देखिए साथियों, अव्ययीभाव समास ये भी समास का उदाहरण होता है, ये भी समास होता है। द्वंद्व समास ये भी समास होता है। बहुव्रीहि समास ये भी समास होता है। लेकिन जो कर्म कारक समास है, इस नाम का कोई भी समास नहीं होता है। कर्म कारक समास का कोई नहीं होता है हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा, हिंदी में कर्म कारक समास नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको तत्सम शब्द छांटना है। ऑप्शन ए रात, बी यमुना, सी जनेऊ या डी बिजली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। जो यमुना है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी ये आपके तद्भव हो जाएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? यानी कि जो ईमानदार शब्द है ये क्या है? तद्भव तत्सम। ऑप्शन है ए तद्भव, बी तत्सम, सी विदेशज या डी देशज। तो साथियों देखिए, जो ईमानदार शब्द होता है वो होता है विदेशज शब्द। ये विदेशी भाषा से आया हुआ है, इसलिए इसको विदेशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है, ईमानदार विदेशज शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द क्षुद्र का विलोम है? जो ये क्षुद्र है इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए भव्य, बी महान, सी खोटा या डी लघु। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महान। जो क्षुद्र है इसका विलोम होगा वो आपका होगा महान। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, महान होगा क्षुद्र का विलोम, बी सही होता है ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से मीन का समानार्थी है? जो ये मीन शब्द है इसका समानार्थी क्या होगा दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन आपका ए झक, बी सिलीमुख, डी सी अली या डी सटपद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए झक। जो मीन शब्द है इसका समानार्थी होगा आपका झक। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके आर पार दिखाई देता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी कि जिसके आर पार दिखाई दे जाता है उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए पारदर्शी, बी प्रत्यागत, सी पारलौकिक या डी प्रकाश्य। तो देखिए साथियों, जो जिसके आर पार दिखाई दे जाता है उसको पारदर्शी कहा जाता है। जो आर पार दिख जाता है जिसके, वो पारदर्शी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, खर शब्द निम्न में से किस एक का अर्थ नहीं है? यानी कि खर शब्द जो है इनमें से किस एक का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन आपके ए गधा, बी बाण, सी तिनका या डी एक राक्षस। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी बाण। जो खर शब्द है ये बाण का एक अर्थ नहीं होता है, बाकी गधा, तिनका और एक राक्षस ये सभी इसके अर्थ होते हैं, बाण नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भूडोल का अर्थ क्या है? जो ये भूडोल शब्द है इसका अर्थ बताना आपको। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए देवांगना, बी सुमेरन, सी भीतर या डी जलजला। तो भूडोल का अर्थ होता है साथियों जलजला, कहते हैं ना जलजला छा गया, भूडोल का अर्थ हो गया जलजला। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है। ये जो मुहावरा है, ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या होगा कि खग जाने खग की ही भाषा। ऑप्शन आपके ए पक्षियों की भाषा जानना, बी समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, ऑप्शन सी पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, ऑप्शन डी पक्षियों की तरह बोलना। देखिए साथियों, जो खग जाने खग की ही भाषा, ये इस मुहावरे का अर्थ होता है कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। माना कि जो समान प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, एक दूसरे के जो समान प्रवृत्ति के होते हैं वो ही एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग की ही भाषा, इसका ये अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन है ए त्रिपिटक, बी भारत, सी लेखक या डी गंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इसमें शब्द दिए गए हैं त्रिपिटक, ये त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है, केवल एक ही है, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी भारत, भारत देश भी केवल एक ही है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी में है आपका गंगा, गंगा भी एक ही नदी है, गंगा नाम की कोई और नदी थोड़ी है, स्पेसिफिक एक ही चीज को दर्शा रहा है ये भी, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी। लेकिन जो लेखक है, लेखक आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, एक जाति को दर्शा रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होता है सही। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक होगा? जो ये सब वाक्य है, घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक होगा? ऑप्शन आपके ए संबंध कारक,
बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक या डी संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है वाक्य दिया हो उसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, मतलब कौन सा कारक चिन्ह आ रहा है। इसमें देखिए मैं आ रहा है, घोंसले में चिड़िया है। अब मैं देखिए मैं कौन से कारक में आता है, कर्ता ने, कर्ता में ने आता है, कर्म को, कर्म में को आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका आएगा ऑप्शन आपका होगा सी अधिकरण, अधिकरण कारक में होता है। ये जो शब्द है मैं और पर, ये जो चिन्ह आते हैं ये आपके अधिकरण कारक में आते हैं। यहाँ पर मैं आ रहा है देखिए, तो मैं अधिकरण कारक में हो गया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। देखिए ये विभक्तियां आपको याद करनी पड़ेंगी, कारक चिन्ह आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। और देखिए यूपी टेट में लगभग एक क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल हूबहू रखा मिलेगा कारक चिन्ह से, तो इन कारक चिन्हों को देख कर जाइएगा। 1 नंबर आपका पक्का है इसमें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है, यानी कि इसमें से एक में एक विशेषण अशुद्ध लिखा हुआ है, वो कौन सा अशुद्ध है। ए सुंदरी लड़की, बी सुंदर लड़की, सी सुंदर लड़का या डी सुंदर लड़के। तो देखिए साथियों यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सुंदरी लड़की, यानी जो ये लड़की है, लड़की की विशेषता बता रहा है सुंदरी, लेकिन सुंदरी तो खुद ही विशेषता वाला बता रहा है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर सुंदर लड़की है, जैसे सुंदर लड़की ये बिल्कुल ठीक है, सुंदर लड़का ये भी ठीक है, और सुंदर लड़के ये भी ठीक है, लेकिन सुंदरी तो खुद विशेषण शब्द है और लड़की की विशेषता बताएगा तो खुद कैसे हो जाएगा। तो इसलिए इसको सुंदरी, सुंदरी जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर सुंदर लड़की ही होना चाहिए था, तब सही होता। सुंदरी लड़की बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, यानी कि अकर्मक क्रिया इन वाक्यों में से किसमें है। ऑप्शन आपके ए दीना निबंध लिखता है, बी पक्षी उड़ रहे हैं, सी सुरेश सामान उठाता है या डी रोहित बलराम को खिला रहा है। तो देखिए फ्रेंड, जो दीना निबंध लिखता है इसमें आपका कर्म की प्रधानता है, कर्म उपस्थित है, ये आपकी अकर्मक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी है सी है आपका सुरेश सामान उठाता है, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है, इसमें भी कर्म उपस्थित है। और डी है आपका रोहित बलराम को खिला रहा है, इसमें भी कर्म है, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। लेकिन जो ऑप्शन बी है आपका पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, ये पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें आपकी अकर्मक क्रिया होती है। उड़ना, खाना, पीना, रोना, धोना, ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अनुकरण में उपसर्ग है, जो अनुकरण शब्द है इसमें आपको उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए अन, बी करण, सी ए या डी अनु। तो देखिए साथियों, अनुकरण शब्द जो है इसमें उपसर्ग होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनु। अनुकरण में उपसर्ग होगा अनु और आपका शब्द रहेगा करण, अनु प्लस करण आपका बनेगा अनुकरण। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है, यानी कि जो फुर्तीला शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ऑप्शन आपके ए इला, बी तीला, सी ईला या डी ऐला। तो साथियों फुर्तीला शब्द जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपका ईला। ऑप्शन सी में जो है आपका ईला, ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है फुर्तीला में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।